हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे आज के डेली कंटिन्यूअस एनालिसिस में। आज की क्लास आखिरी रिकॉर्डेड क्लास है और कल से यानी 22 फेब से क्लास आपकी लाइव आपको मिलेगी। तो आपका इस हफ्ते मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और अगले हफ्ते ट्यूसडे से फिर हम आपके साथ सेम टाइम 8 AM पर स्टूडियो से लाइव आना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ आपके साथ दोस्तों कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। In December quarter of 2024, NPA provisions for private sector banks saw a significant increase. By what percentage did the NPA provisions rise for private sector banks during this period? अगर इस पीरियड की बात करें तो 81.5% से जो परसेंटेज है प्रोविजनिंग का वो राइज़ किया गया। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा अमाउंट जो लोन के समय रखा जाता है, और अगर लोन आपका NPA बन रहा होता है तो उस अमाउंट को भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उस अमाउंट को यूज़ करके NPA को रिकवर कर सकें। According to ICRA, what is the projected GDP growth rate of India for the December quarter? जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर है उसमें अकॉर्डिंग टू इकरा इंडिया का दोस्तों जो है वो इस समय इंडिया का क्या आपका GDP ग्रोथ रेट है। तो अकॉर्डिंग टू इकरा जो इस समय ग्रोथ रेट इंडिया का है दिसंबर क्वार्टर का वो है 6.4% का। इसको कंपेयर करें बैंक ऑफ बड़ौदा से, उनके अकॉर्डिंग 6.6% है, जबकि SBI के अकॉर्डिंग 6.2-6.3% के बीच इंडिया का इस समय आपका जो ग्रोथ रेट है फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। Which ministry launched a renewed version of its website under the digital brand identity module? इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। Which of the following statements is true about the special window for affordable and middle income housing fund, and which of the following is correct? इनमें से कौन सा कथन आपका इसके मद्देनज़र जो है वो आपका करेक्ट है? तो इनमें से आंसर जो होगा वो है 1, 3 एंड 4। पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है। स्पॉन्सर की बात करें तो इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मैनेज्ड बाय SBI कैप वेंचर्स। और जी, और ये कैटेगरी 2 का आपका AIF है और उसको स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने। तो कई लोग कन्फ्यूजन होगा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हाउसिंग की बात हो रही है, लेकिन हाउसिंग की बात तो हो रही है जो भी स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसको जो स्पॉन्सर किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर दोस्तों जो है वो किया हुआ है। Which of the following statements is true about the mutual credit guarantee scheme for MSMEs is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं इसको 2-3 बार करा चुका हूँ आपको। इनमें से जो आंसर होगा दैट आंसर वुड बी 1, 2 एंड 4। उसका रीज़न है क्योंकि थर्ड की बात करें तो ये जो आपका MSME का ये जो क्रेडिट स्कीम है, इसको दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम को जो आपका मैनेज है वो RBI ने इस पर्टिकुलर केस में नहीं किया है, ठीक है। और ये स्कीम RBI की नहीं है, स्कीम सरकार की है और उसमें RBI का रोल दोस्तों जो है वो नहीं आता है। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के ज़ॉम्बीवर्स पे। किसने लॉन्च किया है एक RBI डेटा ऐप? आंसर RBI होगा। किसने कहा है कि आने वाले 10 ईयर्स में उसका जो एनुअल फाइनेंसिंग होगा वो होगा $36 बिलियन का, और उसमें 50% का जंप होगा? आंसर ADB होगा। किसने अनवेल किया है स्मार्ट पेंशन प्लान? आंसर LIC होगा। कितनी कंपनीज़ के फॉरेन VC फर्म्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है सेबी ने? आंसर है 19। इंडिया ने अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है 3 साल का वो किसके साथ कंप्लीट किया है? उसका आंसर UAE होगा। सरबानंद सोनोवाल साहब ने किस स्टेट में जोगीघोपा वाटरवे टर्मिनल जो है इंडियन वाटरवे उसको इनॉग्रेट किया है? आंसर असम है। इंडिया कौन सा कंट्री डबल करेगा अपने ट्रेड को टू $28 बिलियन बाय 2030? आंसर होगा इंडिया कतर। इंडिया UAE करेगा $100 बिलियन नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2030। इंडिया की टॉप 500 प्राइवेट कंपनीज का टोटल आपका नेट वर्थ कितना है? आंसर है $3.8 ट्रिलियन का, जो कि भारतीय GDP का 2023 से ज़्यादा है। दोस्तों कौन से फंड ने टच किया है 50,000 मार्क एज FM सीतारमन हैज़ हैंडेड ओवर द कीज टू होम बायर्स? आंसर होगा स्वामी। किस कंपनी को मिला है PLI ऑर्डर आपका एक्टिव केमिस्ट्री सेल कैटेगरी के अंदर, और वो डेवलप करेगा 10 गीगावाट आवर का बैटरी सेल कैपेसिटी? आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगा। दोस्तों इस समय भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है एज पर दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर दिसंबर क्वार्टर? सेरम को पछाड़कर कौन सी कंपनी इंडिया की मोस्ट वैल्यूबल अनलिस्टेड कंपनी बनी है? आंसर NSE होगा। दोस्तों कौन बनी है यंगेस्ट डेब्यूटेंट इन विमेंस प्रीमियर लीग? आंसर जी कामलिनी है। दोस्तों जी फिर
किस ब्रांड को यूएई में एक्सपैंड करेगा रिलायंस? आंसर है कैंपा। किस पीजीएससी किस ग्रुप का पार्ट है जिसको मिला है 21,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जेएनपीए? आंसर एनडीसी। स्किम्स और नाइकी ने कोलैबोरेट किया है फॉर नाइकी स्किम्स। स्किम्स ब्रांड है आपका किम कार्दाशियन का। इन्फोसिस ने किसका टाइप किया है रिसेंट में? आंसर है लुफ्थांसा का। मिलकर वो इंडिया में उसका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो बनाएंगे। दोस्तों कौन से स्टेट के कौन से सिटी के ऑफिशियल स्टडी करेंगे महाकुंभ 2025 को फॉर इनसाइट्स ऑफ द नेक्स्ट कुंभ? आंसर होगा नासिक। सॉइल हेल्थ कार्ड्स को कितने साल पूरे हो गए? 9, 10 या 11? 9 साल सॉइल हेल्थ कार्ड्स को आपके पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों आरबीआई जंक्शन पे। अब आरबीआई जंक्शन पे जाने से पहले कुछ शब्दों को ज़रा आपको समझना पड़ेगा। पहला शब्द होता है प्राइमरी डीलर। मैंने आपका फीडबैक लिया है, आपने कहा था सर स्पेस देके लिखो, मैं स्पेस देके लिख रहा हूँ। प्राइमरी डीलर कौन होता है? प्राइमरी डीलर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली बाय करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डायरेक्टली बाय करने के बाद उसे वो सेल करती है या ऑफर करती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे कस्टमर्स को जिनके पास गिल्ट अकाउंट होता है, जिसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिपॉजिट कर सकते हैं आफ्टर परचेजिंग इट फ्रॉम द प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डायरेक्टली डील्स विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी और फिर उसको रीसेल करेगी या ऑफर करेगी टू द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी है या उसकी ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए उससे गिल्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। गिल्ट और ग्लिट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाँ गिल्टी होगा, और ये अकाउंट होल्डर को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल सकती हैं। अब सुनना ध्यान से भाई, ये जो सेकंड प्रोसेस होता है ना आपका, जहाँ पर कि एक प्राइमरी डीलर जो है वो सेल बाय कर रहा है अपने अकाउंट होल्डर को, अपने कस्टमर को जिसके पास गिल्ट अकाउंट है। गिल्ट अकाउंट जनरली ओपन किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ये जो सेकेंडरी मार्केट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल किया जा रहा है, तो इन सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, इसका नाम है NDSOM। ठीक है, NDSOM में अब तक ये अलाउड नहीं था। ठीक है, अब तक जो ऑर्डर यहाँ पर हुए हैं उनको मैच करना सेकेंडरी मार्केट में अलाउड नहीं था, अब अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा अगर दो गिल्ट अकाउंट होल्डर्स हैं, वो आपस में सेलिंग बाइंग करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, उसकी मैचिंग का भी अलाउ अब NDSOM में कराया जाएगा। NDSOM का दोस्तों फुल फॉर्म है आपका नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट। इसके अलावा एक और सेगमेंट है रिक्वेस्ट फॉर कोट सेगमेंट, जहां पर किस अमाउंट पर, किस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल बाय करेंगे, उसे हम रिक्वेस्ट फॉर कोट कहते हैं। तो चाहे आपका NDSOM का सेगमेंट हो या फिर रिक्वेस्ट फॉर कोट सेगमेंट हो, अभी तक क्या था कि अभी तक प्राइमरी मेंबर और जो उसके गिल्ट अकाउंट होल्डर के बीच ट्रांजैक्शन है उसको मैच हम नहीं कर सकते थे, या अगर दो गिल्ट अकाउंट होल्डर्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको मैचिंग कराना है, वो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उसको अलाउ किया जाएगा। मतलब जो वेरिफिकेशन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के सेल करने का प्राइमरी डीलर का टू इट्स कस्टमर, एंड जो एक वेरिफिकेशन है ऑफ ट्रांजैक्शन इन बिटवीन टू और मोर गिल्ट अकाउंट होल्डर्स, वो अब अलाउ किया जाएगा NDSOM पे, जिसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी माफ़ करिए, जिसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है जिम्मा कि भाई आप इस वेरिफिकेशन को करोगे। देखो मुझे पता है मैं सामने दिख नहीं रहा हूँ आपको, तो मैं आपको समझाता हूँ बड़े एग्जाम्पल से
कि मान लेते हैं ये कंपनी है ABC, ठीक है, इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ किए हैं किससे, RBI से। RBI से क्यों किए हैं, बिकॉज RBI जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है। तो अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करने हैं, पैसा रेस करने के लिए, फंड्स को रेस करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए, तो वो RBI को अपॉइंट करेगा। अब ABC यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका PD, प्राइमरी डीलर। देखो यार ये कंटेंट ना भाई प्रीमियम कंटेंट है यार, है ना, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए इस कंटेंट की, क्योंकि मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि आप कैसे खुद से करोगे ये। अब ये जो प्राइमरी डीलर है, इससे कोई कस्टमर चाहे तो वो, और जनरली कस्टमर नहीं होते, जनरली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करती है, डायरेक्टली RBI से परचेज नहीं कर रही हैं, वो इसके ज़रिए परचेज कर रही हैं। तो इनको ओपन करना पड़ता है एक गिल्ट अकाउंट। गिल्ट का मतलब होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। इनमें वही सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे जिनकी क्वालिटी हाईएस्ट है, जिनका डिफ़ॉल्ट का चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडिया में ये स्टेटस दिया गया है सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो इनको ओपन करना पड़ेगा गिल्ट अकाउंट। अभी तक क्या था कि ये जो ट्रांजैक्शन ना, सेकेंड पार्ट, ये ट्रांजैक्शन तो होता था लेकिन इसका वेरिफिकेशन जो है वो NDS OM पे नहीं होता था। NDS OM बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्राइमरी डीलर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल बैक किया जाता है, उसे हम NDS OM कहते हैं। अभी तक नहीं होता था, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं होता था। साथ ही साथ अगर 2 गिल्ट अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका भी जो ट्रांजैक्शन है उसका वेरिफिकेशन भी इस पे नहीं होता था। लेकिन अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को परमिशन मिला है कि आप इस वेरिफिकेशन को करो। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन उसका मैचिंग वहाँ नहीं हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन जो है वो अब आपका CCIL यहाँ पर करेगा। समझ में आया आपको? यहाँ पर 3 फुल फॉर्म्स हैं। PD का फुल फॉर्म, प्राइमरी मेंबर या प्राइमरी डीलर का फुल फॉर्म नंबर 1, गिल्ट अकाउंट होल्डर का फुल फॉर्म, NDS OM का फुल फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर कोड का फुल फॉर्म। 3 चीज़ें ज़रूर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया सबको? क्या बात है। फिर दोस्तों अभी RBI का बुलेटिन आया है फरवरी का, जिसमें उसने मेंशन किया है कि बैंक ने जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD जिसे कहते हैं, उनको इशू किया है 44% इन फाइनेंशियल ईयर 25। so, मतलब अब तक जो परसेंटेज इशुएंस है CD का वो 44% बढ़ा है, जबकि जो परसेंटेज इशुएंस है आपके, और ये प्लीज़ मैं चाहूँगा इस नंबर को मत पढ़िएगा, ठीक है, मैं इसको अलग से डेटावर्स में ऐड कर दूंगा। डेटावर्स अगर आपने देखा नहीं है प्लीज़ देखिएगा, इस पे वीडियो भी यूट्यूब पे है, अगर आपको पसंद आएगा ज़रूर अवेल कीजिएगा GA नोट्स प्रो इसके लिए। तो बेसिकली ये डेटा आप मत पढ़िए क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको करा दूंगा आपके डेटावर्स के अंदर। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह कि 44% का इंक्रीज़ आया है CD में अब तक 525 में, और इसका अमाउंट है 6.66 लाख करोड़ का। अब सवाल बनेगा सर CD होता क्या है? CD का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कस्टमर जो है वो 7 डेज से 64 डेज का एक 0% इंटरेस्ट पर डिपॉजिट करता है बैंक में या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी में, लेट्स सपोज बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में, जिसके बदले जो बैंक है वो इनको एक प्रॉमिसरी नोट या एक डॉक्यूमेंट जारी करता है, प्रॉमिस करते हुए कि जितने दिनों का उनका डिपॉजिट है उतने दिनों के बाद पैसे वापस कर देंगे। हालांकि जो पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं वो डिस्काउंट पे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए का अगर वैल्यू है मान लेते हैं डिपॉजिट का, तो जमा जो कस्टमर है वो सिर्फ 90,000 करेगा, यहाँ पर उसको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। जब मैच्योरिटी होगा तो जो बैंक है वो 10,000 को इस 90,000 में ऐड करके उन्हें 1 लाख वापस करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू डिपॉजिट की गई है, तो जब मैच्योरिटी होगी तो जो एक्चुअल वैल्यू 1 लाख रुपए की वो वापस की जाएगी। तो यहाँ पर जो एक प्रॉफिट हुआ एक तरह से वो 10,000 का हुआ। ये होता है आपका सर्टिफिकेट डिपॉजिट, जिसमें जनरली आपका मिनिमम 1 लाख रुपए के डिपॉजिट्स होते हैं और 7 डेज 64 डेज तक के ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर जो है वो आपके कराए जाते हैं। क्लियर हुआ सबको? सिमिलरली दूसरा होता है आपका CP ज़्यादा पॉपुलर है, और लेकिन CP में जो इंक्रीज़ आया है इशुएंस का 15% का है। अमाउंट ऑब्वियसली बात ज़्यादा होगा आपके फ्रॉम CD। CP उल्टा होता है।
सीपी में अगर कोई हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कल एक कमेंट आया कि सर एक्स्ट्रा काहे पढ़ाते हो, लिमिट में पढ़ाया करो। सर आपके लिए नहीं बना एग्ज़ाम एक बैंक का, आप कहीं और देख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सर एग्ज़ाम बैंक का बहुत इन डिटेल आता है और उसमें अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। अब एक हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब है कि उसकी रेटिंग स्टैंडर्ड होगी, उसका जो नेटवर्थ होगा वो 4 करोड़ का होगा, प्रॉफिटेबल होगी, ऐसे कई कंडीशंस होती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं एचआरओ। स्टैंडर्ड रेटिंग है एज पर अ वेरीफाइड क्रेडिटिंग एजेंसी, जैसे कि इकरा हो गया, आपका क्रिसिल हो गया, उससे नेटवर्थ शुड बी 4 करोड़। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जब डिस्काउंट पर लोन लेती है बैंक से या किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एग्जांपल के तौर पर नबार्ड हो गया, आईडीबीआई है, सिडबी है, तो इसके बिहाफ पर ये कंपनी इनको एक डॉक्यूमेंट देती है। ये कंपनी, माफ़ करिए, ये कंपनी इनको डॉक्यूमेंट देती है जिसमें प्रॉमिस करती है कि जो अमाउंट लिया है वापस करेंगे विद द फुल वैल्यू। यहाँ पर मान लेते हैं 5 लाख का लोन वैल्यू था, लेकिन इन्होंने लिया 4 लाख। ठीक है, और ये भी 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 64 डेज का होता है। सीडी जनरली आपका जो होता है वो 15 डेज का होता है, तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, जनरली सीडी जो है वो 15 डेज का जनरली होता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब लेट्स सपोज 7 डेज का है, अब 7 डेज के बाद होगा क्या कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फिर 5 लाख वापस करेगी, 4 लाख नहीं। इन्होंने लिए 4 लाख क्योंकि इनको मिला डिस्काउंट लोन पे 5 लाख पे 4 लाख, क्योंकि 4 लाख रुपए आपको हम दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न कितना करोगे, 5 लाख। तो यहाँ पर इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो प्रॉफिट होता है बैंक का, ये इसका। तो टेबल्स हैव टर्न्ड। पहले केस में बैंक ने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट तो बैंक ऑफर करेगा फुल वैल्यू, यहाँ पर बैंक ने लोन दिया तो बैंक फिर एक्सेप्ट करेगा पूरा लोन विद द फुल वैल्यू, जो कि यहाँ पर मिनिमम 5 लाख रुपए का होता है, वहाँ पर मिनिमम 1 लाख का होता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर अगेन इस पर इंटरेस्ट रेट लगता है और इस पे 19% का इंक्रीज आया है। नंबर्स अगेन प्लीज़ मत पढ़िएगा, ज़ॉम्बी वर्ड्स में, डेटा वर्ड्स में मैं आपको ये करा दूंगा। समझ में आया आपको सीडी क्या है, सीपी क्या है? सवाल बनेंगे 5 आपका। सबसे पहले सीपी का कितना ड्यूरेशन है आपका, 7 डेज़ का। सीडी का जनरली 15 डेज़ का होता है। सीपी का क्या वैल्यू, मिनिमम 5 लाख का, वहाँ कितनी वैल्यू, 1 लाख का। मैक्सिमम कितना होता है दोनों का, 1 साल से कम, 64 डेज़ का। और डिस्काउंटेड वैल्यू दोनों पे होती है और इस पर इंटरेस्ट दोनों पे चार्ज आपका नहीं होता है। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। यूरो बैंक ने और एलटीआई माइंट्री ने पार्टनरशिप की है और यूरो बैंक के जो उसके सर्विसेज हैं, उसके जो डिजिटल सर्विसेज हैं, उन्हें एनहांस करने के लिए पुणे में एक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर जो है उसे एलटीआई माइंट्री आपका ओपन करेगा। बेसिकली होगा क्या कि जो भी उसके ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हैं उन्हें बेटर करने के लिए, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूरो बैंक जो है उसने एलटीआई माइंट्री के साथ टाई अप किया है और उनके साथ मिलकर एक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर पुणे इंडिया में जो है ओपन किया है और इस सेंटर को मैनेज करेगा फेयरफैक्स डिजिटल सर्विसेज। इससे जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, डिजिटल बैंकिंग है, उनकी बेटर हो जाएगी, बिकॉज पूरा जो उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हेल्प करेगा, मैनेज करेगा आपका एलटीआई माइंट्री। उसके जो ऑपरेशंस हैं इस बैंक के साइप्रस, लग्जमबर्ग और ग्रीस में, वहाँ पर इन ऑपरेशंस को और बेटर एनहांस करेगा आफ्टर द पार्टनरशिप विद एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री बना आपका 23 दिसंबर 1906 में और एएम नायक इसके जो है वो चेयरमैन है और मुंबई में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स बताए जाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा सर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार ज़रा फटाफट बता दीजिएगा। आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इरडाई ने 1 करोड़ का पेनल्टी अप्लाई किया है यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स पे। अभी कुछ टाइम पहले इरडाई ने 1 करोड़ का फाइन लगाया था रॉयल सुंदरम पे और अब रिसेंट में उसने जो है वो 1 करोड़ का फाइन जो है वो लगाया है यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स पे। उन पे 1 करोड़ का फाइन जो है उसे यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इरडाई जो है उसने 1 करोड़ का फाइन उन पे लगाया। उन पे कहा गया है कि जो रेमिटेंस है प्रीमियम का या जो क्लेम रिसीव किया गया है टू री इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ को या इंश्योरर्स को जो क्लेम देना था, फॉर इंश्योरेंस ब्रोकर्स को जो क्लेम देना था, रेमिटेंस करना था अमाउंट का, वो उन्होंने नहीं किया, इसीलिए उन पर 1 करोड़ का फाइन लगाया गया है।
इसके अलावा दोस्तों इरडाई ने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई है और इस कमेटी का मेन काम होगा कि जो भी आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स आने हैं उनको ये रिव्यू करेगा। इस कमेटी को लीड करेंगे द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसबीआई दिनेश कुमार खारा। और ये उस समय आ रहा है जब इंडिया में जो इंश्योरेंस एक्ट है उसे अमेंड किया जा रहा है और इंडिया में जो इंश्योरेंस लिमिट है, एफडीआई लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, उससे 74% से बढ़ाकर उसे 100% करने की प्लानिंग हो रही है कि हम कैसे जो एफडीआई लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर की, जिसमें फॉरेन कंपनीज कंप्लीट ओन कर सकती हैं इंडियन कंपनीज को, या अपनी खुद की कंपनी इंडिया में ओपन कर सकती हैं, तो 100% ओनरशिप एफडीआई अलाउ करने की प्लानिंग कर रही है सरकार बाय अमेंडिंग द इंश्योरेंस एक्ट। और इसके लिए भी एक कमेटी उसको भी रिव्यू आपका दोस्तों करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इरडाई ने स्टार्ट किया है अजबा सर्विस। इसके लिए यूपीआई के ज़रिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा जिसे टेक्निकल भाषा में हम ई मैंडेट कहते हैं, जहां पर इस ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो कस्टमर है वो कमिट करेगा एक पर्टिकुलर डेट को हर साल प्रीमियम जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। अब यहां पर अजबा क्या होता है सर? अजबा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसका मतलब कैसे? इसका मतलब ये होगा कि आपके अकाउंट में एक अमाउंट रिजर्व होगा जो कि प्रीमियम के पे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रिन्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जनरली ये आईपीओ में होता है, जहाँ पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपके अकाउंट में एक अमाउंट ब्लॉक होता है, जिस अमाउंट को यूज़ करके गवर्नमेंट सिक्योर आप परचेज करते हो शेयर्स को उस आईपीओ के, और फिर ये आपका अमाउंट अनब्लॉक होता है आफ्टर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। वैसे ही यहाँ पर प्रीमियम पे करने के बाद आपका जो अमाउंट है जो भी बचा होगा वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो अब यूपीआई में एक सर्विस आई है जहाँ पर यूपीआई ऑटो पे के ज़रिए अजबा को यूज़ किया जाएगा, और इसके ज़रिए आपका हर साल एक पर्टिकुलर तारीख को जब रिन्यू होना है या आपको बाय करना है लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस को, वो यहाँ पर अब पॉसिबल हो जाएगा। तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड अ वन टाइम मैंडेट, एक बार ही लगाना है, फॉर ब्लॉकिंग द अमाउंट टूवर्ड्स प्रीमियम थ्रू यूपीआई मैंडेट फॉर इशू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स। इससे एक अमाउंट को ब्लॉक कर पाएंगे जो ऑटोमेटिकली यूज़ किया जाएगा फॉर रिन्यूइंग द हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इसके लिए इसका नाम रखा गया है आपका बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, और इसमें ऑटोमेटिकली अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा फॉर रिन्यूइंग दी प्रीमियम और रिन्यूइंग दी इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर प्रीमियम जो चार्ज हो रहा है वो ज़्यादा है दैन दी ब्लॉक्ड अमाउंट, देन इंश्योरर विल हैव टू यूज़ द फैसिलिटी टू मॉडिफाई द मैंडेट थ्रू वन टाइम कंसेंट। मतलब अगर ऐसा हुआ कि प्रीमियम ज़्यादा बढ़ गया और उतना अमाउंट मेंटेन नहीं किया गया है, तो भाई एक टाइम अलाउ किया जाएगा कि आप फिर से मैंडेट को साइन करें, और उसमें फिर आप अमाउंट जो है उसे एनहांस किया जाएगा, और अमाउंट एनहांस करके फिर जो ट्रांजैक्शन है फिर वो आपका कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि वो ऑटोमेटिकली अगले साल वो रिन्यू आपका हो सके। इसको एप्लीकेबल किया जाएगा March 1 ऑफ दिस ईयर से। और अगर इंश्योरर डज नॉट प्रोसेस द एप्लीकेशन विद इन 14 डेज, द ब्लॉक्ड अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली अनब्लॉक्ड। आप समझे कि अगर इंश्योरर ने एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया और इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं किया, तो 14 डेज़ के बाद वो अमाउंट फिर से अनब्लॉक हो जाएगा, और वो इंश्योरेंस कंपनी को फिर इंश्योरर को, अकाउंट होल्डर को फिर वो अमाउंट ट्रांसफ़र वापस करना पड़ेगा। तो 14 डेज़ का टाइम मिलेगा कि भाई अगर अमाउंट कटा है प्रीमियम पे करने के लिए और प्रीमियम का पे करके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ऑफर की गई, तो 14 डेज़ के बाद वो अमाउंट को वापस उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों दुनियादारी पे क्या चल रहा है। दोस्तों इंडिया हैज़ बिकम द IALA वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। कैसे हम सहायता प्रोवाइड करें मरीन नेविगेशन में, और ये अनाउंसमेंट किया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ दिस एसोसिएशन इन सिंगापुर। इंडिया की डेलीगेशन को लीड किया TK रामचंद्रन ने, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। अभी हाल ही में एक पोर्ट है आपका जोगी घोपा करके, इंडियन वाटरवेज टर्मिनल जो कि असम बना है, उस वजह से भी ये न्यूज़ में था।
तो इंडिया ने कहा है कि आफ्टर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट वो होस्ट करेगा द काउंसिल मीटिंग ऑफ IALA इन दिसंबर ऑफ दिस ईयर, और इस जनरल असेंबली को वो होस्ट करेगा इन मुंबई इन 2027। इसके हेडक्वार्टर्स जो IALA के हैं वो आपके सेंट जर्मेन एंड लाए फ्रांस के अंदर है, और इंडिया इसका वाइस प्रेसिडेंट अब आपका बना है। क्लियर है आपको एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या बात है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं दुनियादारी से, देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, अजमेर में पहली बार इंडिया का एक ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ है। यहाँ पर जी पहली बार ऐसा हुआ है, और यहाँ पर खिचड़ी पूजा की गई, जहाँ पर जो देवी हैं उन्हें खिचड़ी सौंपी गई और इस इवेंट को शुरू किया गया, जिसको हम खिचड़ी तुलई भी कहते हैं। और पहली बार इंडिया में ऐसा कोई इवेंट हो रहा है आपका, और ये 10 डेज तक इवेंट चलेगा इन अ प्राइवेट स्कूल इन वैशाली नगर। अजमेर अभी आपका न्यूज़ में था, बिकॉज अजमेर में एडवर्ड मेमोरियल करके एक जगह है, जिसका नाम अब महर्षि दयानंद रेस्ट हाउस किया गया है। उस वजह से भी जो अजमेर है वो न्यूज़ में आपका बना हुआ है। नाम की चेंज की बात करें तो वॉल्टर डिवीज़न का नाम भी चेंज करके विशाखापत्तनम रिसेंट में कर दिया गया है। इंडिया का जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है उसे मौसम भवन दिल्ली में आपका जो है वो लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम होगा, और इसको इनॉग्रेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो भारत के मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस इनिशिएटिव को डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली स्ट्रीट आर्ट, और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि 150 ईयर्स पूरे हो गए हैं IMD को, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, और उसी मौके पर इंडिया का जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है उसको दिल्ली में मौसम भवन, जो हेडक्वार्टर्स हैं आपके IMD के, वहाँ पर इसको लॉन्च आपका किया गया। फिर दोस्तों, इन स्पेस जो कि भारत का कमर्शियल आर्म है भारतीय ISRO का, उसने स्टार्ट किया है एक 500 करोड़ का टेक एडॉप्शन फंड। अब ये जो फंड है आपका, ये फंड का मेन इंटेंशन है कि इंडिया में जो भी स्पेस टेक फर्म्स हैं, स्पेसिफिकली जो स्टार्टअप्स हैं और जो MSMEs हैं, कैसे उनको हम सपोर्ट कर सकें और कैसे कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स को प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इंडिया में डेवलप कर सकें। इसके लिए ये फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी नॉन गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को, और जो कि अपने ड्राइंग बोर्ड पर आइडिया को, कंसेप्ट के को यूज़ करके मार्केट में उसको कमर्शियली स्पेस टेक प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकें। इसमें 60% जो कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा ये इन स्पेस का ये फंड, और 40% करेगा फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़। लेकिन मैक्सिमम जो फंडिंग करेगा किसी प्रोजेक्ट को उसका अमाउंट होगा आपका 25 करोड़ का। इससे अधिक का अमाउंट वो फंडिंग किसी प्रोजेक्ट को इस फंड के अंदर नहीं करेगा। फंड का अमाउंट आपका जो है दैट इज़ 500 करोड़ का। इसका नाम है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड, जो इनस्पेस ने लॉन्च किया है। इनस्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। डॉक्टर पवन गोयनका जी जो चेयरमैन हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और 2020 में आपका बना था, और अहमदाबाद में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं। फिर दोस्तों, भारत में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कलामिटी आ चुकी है, आई है काफ़ी समय से। उन स्टेट्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए 1,555 करोड़ रुपीज़ का एक एलोकेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अमाउंट एग्जैक्ट है आपका 1,554.99 करोड़ का, और इनमें आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा स्टेट्स आते हैं, और इन स्टेट्स में ये फंडिंग जो है वो आपकी दोस्तों की जाएगी। ये अमाउंट आप चाहो तो स्किप कर दो, बिकॉज अमाउंट टिपिकल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको अमाउंट यहाँ पर जो है वो इनका मेंशन कर दिया है। फिर दोस्तों, इंडिया चाइना के बाद, इंडिया आफ्टर चाइना विल बिकम द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स। एक तो सवाल मेरा आपसे होमवर्क का है, पायलट लाइसेंस इंडिया में कितने साल का होता है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द पायलट लाइसेंस इन इंडिया? इसका जवाब आप लोग ज़रा फटाफट मुझे दीजिएगा। लेकिन अब जो भारत के मिनिस्टर हैं आपके राम मोहन नायडू साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया विल बिकम सेकेंड कंट्री जो कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ऑफर करेगा फॉर पायलट्स। उन्होंने कहा कि 20,000 हमें पायलट्स चाहिए बाय 2030, और करीब 500 एयरपोर्ट इंडिया बना देगा आने वाले सालों में। तो काफ़ी कुछ इंडिया को पायलट चाहिए होंगे, तो उसके लिए उन्होंने डिजिटल वर्जन लॉन्च किया पर्सनल लाइसेंसेस का, जो ट्रेडिशनल फिजिकल लाइसेंस को रिप्लेस करेंगे, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का सेकेंड कंट्री है आफ्टर चाइना। फिर दोस्तों, गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस इंडिया में ओपन किया है, इंडिया के अंदर उसका सबसे बड़ा कैंपस ओपन किया है, और उस कैंपस का नाम अनंता है,
जिसका मतलब इनफाइनाइट या लिमिटलेस। और ये जो कैंपस है वो महादेवपुरा बेंगलुरु में ओपन किया गया है, जहाँ पर 5000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर की स्ट्रेंथ होती है। और वैसे बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी वैली कहते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर एरो इंडिया शो भी हुआ था, और यहीं पर लार्जेस्ट कैंपस इन द कंट्री जो अनंता नाम से है, उसको गूगल ने अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया है। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्रीमेंट किया है 1220.12 करोड़ का विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एग्रीमेंट जो आपका किया गया है उसका और एग्रीमेंट किया गया है ताकि 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए जाएंगे, जिसका कॉस्ट होगा आपका 1220.12 करोड़ का, जो कि इंडिया के अंदर डेवलप किए जाएंगे और मैन्युफैक्चर भी किए जाएंगे। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेल के साथ इन रेडियोस को बनाने के लिए अग्रीमेंट आपका रिसेंट में किया है। फिर दोस्तों एक वर्ड है, बहुत ही ये इस वर्ड पे सवाल पेपर में आया है। ये वर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इट्स एन ऑनलाइन कॉपी ऑफ अ रिसीट ऑफ गेटिंग स्पेस इन अ वेयर हाउस। वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक किसान अपने क्रॉप्स को अपने अपने जो उसका उपज है उसको मेंटेन कर सकता है लॉन्गर ड्यूरेशन तक, ताकि उसको लंबे समय तक वो नेगोशिएट कर सके और सही दाम पर अपने क्रॉप्स को, अपने उपज को सेल कर सके। अभी होता क्या है कि कई ऐसे क्रॉप्स हैं जो पेरिशेबल हैं, कैसे क्रॉप्स हैं जिनको अगर नहीं रखा गया वेयर हाउस में तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो मजबूरी में उन्हें सस्ते दाम पर उसे बेचना पड़ता है। लेकिन अब चूँकि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है, ताकि ऐसे कस्टमर्स जो इन रिसीट्स को परचेज़ करने के लिए लोन लेते हैं उनको गारंटी के तौर पर सरकार सपोर्ट करेगी, ताकि अगर उनका लोन वो चुकता ना भी कर पाएँ तो सरकार उनको रिकवर करेगी, उस लोन को गारंटी करेगी। इससे कई सारे फार्मर्स और जो हैं वो ऐसे लोन्स लेना स्टार्ट करेंगे, जिसके ज़रिए वो ऐसे रिसीट्स को परचेज़ कर पाएँ और अपने क्रॉप्स को मेंटेन कर पाएँ, ताकि लॉन्ग टर्म में उन क्रॉप्स को सही दाम पर वो बेच पाएँ। ये इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द ई किसान उपज निधि प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाते हैं थ्रू ENWR, जिसके ज़रिए वो अपने क्रॉप्स को वेयर हाउस मेंटेन कर सकते हैं। लोन 75 लाख रुपए तक दिया जाएगा फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और अगर कोई फार्म प्रोड्यूसर बॉडी है तो उसको दिया जाएगा 2 करोड़ तक का लोन। लेकिन इन लोन को देने का पीछे मकसद यही है ताकि ये लोग परचेज कर पाए ENWR और अपना वेयर हाउस में जाकर अपने क्रॉप्स को मेंटेन भी कर सके। उसके लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जो कि सपोर्ट करेगा इन लोन्स को और इनकी रिकवरी करने में वो हेल्प करेगा, ताकि फार्मर्स पे इसका पूरा बर्डन आपका जो है वो ना आ सके। फिर दोस्तों गोवा शिपयार्ड ने डिस्प्ले किया है इंडिजिनस वेसल्स एट एन इवेंट कॉल्ड एज द NAVDEX 2025. Goa Shipyard Limited is showcasing its self-made fast patrol vessels and offshore patrol vessels at NAVDEX in Abu Dhabi. और इसमें मेक इन इंडिया प्लान के अंदर इनको वो प्रमोट कर रहा है, ताकि ये बता सके इंडिया के अंदर भी हम स्टेट ऑफ द आर्ट फास्ट पेट्रोल वेसल्स को बना रहे हैं। तो उनको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नावडेक्स इवेंट जो कि दुबई अबू धाबी में हो रहा है वहाँ पर उसको उन्होंने जो है वो प्रचार किया है। इसमें 50 मीटर्स लॉन्ग आपकी लेंथ है आपकी इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स की, जिनका केबिलिटी है 35 नॉट्स पहुंचने तक की। पेट्रोलिंग में, एंटी स्मगलिंग, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 2720 किलोवाट के डीजल इंजन्स को भी वहाँ पर जो है इनके अंदर लगाया गया है, और उसको भी वहाँ पर शोकेस आपका दोस्तों जो है वो किया गया है। फिर दोस्तों इंडिया और अर्जेंटीना ने MOU साइन किया है फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। अगर आपको पता होगा तो एक वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही मतलब पॉपुलर वर्ड है, जो मैं डिस्कस कर चुका पहले 1 साल पहले। वो वर्ड है आपका दोस्तों लिथियम ट्रायंगल। दुनिया में ऐसे 3 देश हैं जो पड़ोसी भी हैं, जो जहाँ पर लिथियम बहुतायत में एबंडेंस पाया जाता है। इनमें जो आपके 3 रीजन्स हैं वो हैं अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। तो उन 3 में से अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने लिथियम परचेज करने का एक अग्रीमेंट अभी रिसेंट में साइन किया है। लिथियम इंडिया में या किसी भी जगह पर EV बैटरीज बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, और इसके लिए इंडिया अर्जेंटीना ने अभी अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट को इंडिया की तरफ से साइन किया है आपके खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने,
और फ्रॉम एंड ग्रीनको, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट्स को अर्जेंटीना के साथ आपका साइन किया ताकि लिथियम को वहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएँ वहाँ की माइंस में, और उनके ज़रिए इंडिया में उसको एक्सपोर्ट करके, इंडिया में उसको इंपोर्ट करके वो उनका ईवी बैटरीज़ में उसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों कर पाए। लिथियम आपका क्रिटिकल मिनरल के अंदर भी आपका आता है, और अभी हाल ही में इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी लॉन्च किया था जिसका बजट था आपका 34,300 करोड़ का। उस वजह से भी लिथियम क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो न्यूज़ में आपके बने हैं। फिर दोस्तों इंडिया नेपाल ने अपने रिश्तों को मजबूती दी है। इंडिया की तरफ से CSIR ने और नेपाल की तरफ से NAST ने अग्रीमेंट किया है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस वजह से दोनों न्यूज़ में है। इंडिया वैसे भी इनको 200 मीट्रिक टन जो है वो वीट, इफ़ आई एम करेक्ट, इन्हें प्रोवाइड करेगा। उस वजह से भी नेपाल जो है वो न्यूज़ में बना है। फिर दोस्तों ट्राइफेड का फुल फॉर्म है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने अभी हाल ही में 3 MOU साइन किए हैं। एक साइन किया है इसने मीशो से, और इसके साथ मिलकर जो प्रोडक्ट्स हैं ट्राइब प्रोडक्ट्स उनको सेल किया जाएगा मीशो के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। फिर साइन किया IFCA का फुल फॉर्म है इंडियन फेडरेशन फॉर कलनरी एसोसिएशन, जिसके साथ मिलकर वो कलनरी प्रोफेशनल्स और होटल चेन्स के साथ कोलैबोरेट करेगा, वहाँ पर ट्राइब प्रोडक्ट्स को वो सेल करेगा जो भी यूज़ होंगे इन चेन्स में। और तीसरा उसने मिगरी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ टाइप किया है ताकि वो ट्राइबल आर्टिसंस को रूरल इंडस्ट्रीज़ में आपका जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। तो 3 के साथ किया है सर, एक तो विथ मीशो, सेकंड किया है विथ IFCA, और थर्ड किया है विथ मिगरी। उनके साथ ये एमगिरी माफ़ करिए, उनके साथ ये टाइप उन्होंने अभी हाल ही में किया है। फिर दोस्तों अभी गुजरात ने अप्रूव किया है 1.9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ऑफ अनयूज्ड लैंड, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बनेगा। इसमें रिलायंस को मिला है, इसमें अडानी को, टोटल में 5 कंपनीज को इन लैंड का हिस्सा मिला है। मेजर जो हिस्सा मिला है वो मिला है रिलायंस को, उसके बाद अडानी को, और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पार्क को जो है गुजरात सेटअप करेगा। गुजरात बनाना चाहता है अपने आप को नेशनल हब ग्रीन हाइड्रोजन का, और उसके लिए उन्होंने इतना एकड़ लैंड 5 कंपनीज को अभी हाल ही में ऑफर आपका किया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात ने अभी कुछ टाइम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो एक समाधिकार देता है, हर धर्म के लोगों को एक अधिकार देता है, एक लॉ देता है, उसके लिए कमेटी बनाई है। उस पैनल के अध्यक्ष होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजन देसाई, और ये कमेटी बनी है 5 मेंबर्स की। फिर गुनेरी माफ़ करिए बना है गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और इसका मेन इंटेंशन है इसको असाइन करने का कि जो इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको हम प्रिजर्व कर सकें और कंजर्व कर सकें, उसके लिए ये सेटअप आपका किया गया है। फिर दोस्तों केरला ने लॉन्च किया है आपका एन प्राउड। ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा इनिशिएटिव्स है जहाँ पर ऐसी मेडिसिन जो कि अनयूज्ड है या एक्सपायर्ड है, कैसे उनको हम साइंटिफिकली डिस्पोज करें ताकि उसका नुकसान देश दुनिया को ना हो, ताकि ना तो उसके कंजम्पशन से नुकसान हो क्योंकि वो एक्सपायर्ड है या फिर अनयूज है काफ़ी समय से, या फिर एनवायरनमेंट को उसका नुकसान हो, तो उनको कैसे हम साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स को केरला में लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है। ये आप देखिए पहला प्रोडक्ट भी है, पहला इनिशिएटिव भी है, और इसको स्टार्ट किया जाएगा इनिशियली उलियेरी पंचायत में, और आगे चलकर इसको कोझिकोडे में, और आगे चलकर इसको और स्टेट्स के अंदर अलग अलग हिस्सों में इसको जो है वो आपका लॉन्च किया जाएगा। केरला अभी न्यूज़ में था बिकॉज इसने लॉन्च किया है कवचम डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम, और ये एक एडवांस डिज़ास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है जिसके ज़रिए समय रहते डिज़ास्टर के जो प्रिडिक्शंस हैं और जो वार्निंग्स है वो केरला को मिल पाएगी। फिर दोस्तों उड़ीसा के CM मोहन मांझी साहब ने अनवील किया 2.0 लाख का बजट। अगेन इसको स्किप कर दो, यहाँ पर आपको योजनाएं पढ़नी है। एक तो CM किसान, एक श्री अन्न। यहाँ पर अगर ये अमाउंट भी आप स्किप कर दोगे मेरे को चलेगा। सवाल बनेगा CM किसान योजना कौन से स्टेट की है, आंसर होगा उड़ीसा। श्री अन्न अभियान कौन से स्टेट की, उसका आंसर फिर से क्या होगा सर, उड़ीसा। अमाउंट मैं गारंटी देता हूँ आपको, SBI के पेपर में अमाउंट आपका नहीं आएगा, लेकिन हाँ योजना कौन सी स्टेट की है वो सवाल पेपर में आपसे आ सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के लिए अमाउंट है 164 करोड़ का, जो कि मिड प्रोडक्शन के लिए है। सवाल फिर से आएगा कि योजना कौन सी स्टेट की, आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने अपना 39th स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया। ये स्टेट बना था एज अ स्टेट बना था 20 फरवरी 87 को। इसको हम ऑर्किड स्टेट या लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं।
हॉर्नबिल यहाँ का स्टेट बर्ड है और हुलोंग जो है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। और नमदफा यहाँ का नेशनल पार्क जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अरुणाचल का, और एक और नेशनल पार्क इसका नाम है आपका माउलिंग है। तो इसने अपना अभी हाल ही में 39th स्टेट फाउंडेशन डे जो है उसको ऑब्जर्व आपका किया है। फिर दोस्तों वर्ल्ड सोशल जस्टिस को ऑब्जर्व किया गया ऑन 20 फेब। थीम है स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर न्यूटेला के इन्वेंटर, न्यूटेला कितने लोगों ने खाया है सर? मैंने खाया है, मुझे बहुत बेकार लगा भैया, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। इसके इन्वेंटर फ्रांसेस्को रिवेला, ये 87 ईयर्स जी है। ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट वाला ड्रिंक बना सकता है, एक आपका बना सकता है, एक क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट, वो 97 ईयर्स तक जिया। और इनका नाम है फ्रांसेस्को रिवेला। बाप रे बाप। सुरेश कुमार रेड्डी इज़ द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट। इजिप्ट के साथ इंडिया ने अभी हाल ही में किया था साइक्लोन एक्सरसाइज, और अभी इजिप्ट के लिए इंडिया के एम्बेसडर बने हैं आपके सुरेश कुमार रेड्डी। दिल्ली को मिली है उनकी नए सीएम, उनका नाम है रेखा गुप्ता। इन्होंने रिप्लेस किया है आतिशी मरलेना को, जो 8वीं चीफ मिनिस्टर थी ऑफ दिल्ली। और पहली थे ब्रह्म प्रकाश, जिनका टेन्योर 1062 डेज़ का था। और शी इज़ द, इफ़ आई एम करेक्ट, शी इज़ द 4th विमेन सीएम ऑफ द दिल्ली यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी कम स्टेट। फिर मनु भाकर को मिला है बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। एंड इसके अलावा इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड मिला अवनीला खेरा को, और बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला शीतल देवी को, जबकि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला मिताली राज को फॉर क्रिकेट। फिर दोस्तों आईएसआरओ ने डेवलप किया है एक 10 टन का एक वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर, जो सॉलिड मोटर्स में आपका यूज़ होगा। सॉलिड प्रोपल्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है आईएसआरओ के अलग अलग मिशंस में, और वहाँ पर ये 10 टन का जो प्रोपेलर मिक्सर है सॉलिड मोटर्स को और स्ट्रेंथ देगा। और इसके लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ बेंगलुरु में जो है, उनके साथ मिलकर इस 10 टन का जो वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर है उसको सेटअप किया गया है फॉर प्रोसेसिंग द सॉलिड प्रोपेलेंट्स। उसके लिए तो सवाल यहाँ बनेगा सर, किसने लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर आईएसआरओ ने डेवलप किया है एक 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर? तो उसका आंसर होगा आपका दोस्तों सीएमटीआई के साथ ये डेवलपमेंट अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों जाने से पहले ऑफ़र आज भी चल रहा है, आपका कोड है आपका KP40 का, अभी तक अवेल नहीं किया है, इस पूरे चीज़ को अवेल कर सकते हो। अलग से जी नोट्स प्रो करना है तो उसका कोड है आपका कुश, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी के ई बुक मिलेगा, BBM प्रो अगले महीने मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको हर हफ्ते के डेटा वर्स मिलता है विद वीडियो, जिसमें डेटा का डर आपसे दूर करते हैं विद इन 5-10 मिनट्स। इसके अलावा इसके अंदर RBI और अलग अलग पैटर्न पर हम PDFs निकालते हैं। तो जी नोट्स प्रो को भी आप चाहें अवेल कर सकते हो, या फिर एक साथ अवेल करोगे बेटर रहेगा, सब कुछ आपको एक साथ यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। विद दिस वी विल कम टू एन गाइस। थोड़ा सा आई होप, मुझे पता है कि मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा इंगेजमेंट कम लग रहा होगा, लेकिन सैटरडे से मैं आपको दिखूंगा भी, और बाय मंडे और ट्यूसडे मैं आपको लाइव स्टूडियो से दिखूंगा। लाइव तो आपका कल से परसों से आ जाएगा, कल से आ जाएगा, लेकिन मंडे से हम फिर स्टूडियोज़ में आपको लाइव दिखना, सॉरी ट्यूसडे से आपको स्टूडियो में लाइव दिखना शुरू हो जाएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे अब हम कल सुबह 8 AM पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।